नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है ऋचा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में। कहते हैं आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है। आत्मनिर्भरता से हम क्या समझते हैं? यही कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन आपने सोचा है कि आप अपनी सोच से भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं? अब कैसे, ये हम आपको बताते हैं। अक्सर हम अपने सेंटिमेंट को भी दूसरे पर निर्भर करते हैं। जब हमें कोई कुछ बोल देता है तो या तो हम गुस्सा हो जाते हैं, कभी कोई हमें कुछ बोल देता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी कोई हमें निराश कर देता है, कभी हमें वो बहुत डाउन फील करवाता है। यानी कि हम अभी भी आत्मनिर्भर नहीं हैं। अपने विचारों में हम अभी भी दूसरे पे अटके पड़े हैं। वो जैसा चाहेगा वैसा हम बनते जाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप फाइनेंशियली आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ आप अपने विचारों में भी आत्मनिर्भर बने, आप अपनी सोच में भी आत्मनिर्भर बने। क्योंकि जब आप इस तरीके से आत्मनिर्भर बनेंगे तो सही मायने में आत्मनिर्भरता की परिभाषा होगी। तो कोशिश करें कि जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें तो हर एक चीज़ दूसरे पे ना थोपते हुए आप अपनी बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ें। नए दिन की शुरुआत और हमेशा की तरह हम आपके साथ हैं एक नए मेहमान के साथ। तो आइए आप और हम जैसा कि जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम महापुरुषों के कहे हुए कथनों को देखते हैं और सुनते हैं और अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। तो देखते हैं आज का अनमोल वचन क्या है। महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। हमारे साथ हमारे अतिथि मौजूद हैं। वो हैं डॉक्टर ललित मोहन, विभागाध्यक्ष फार्माकोलॉजी, आईजीएमएस पटना। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर बतौर फार्माकोलॉजी और ये यात्रा काफ़ी ही सुखद रही या फिर कितनी सारी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? हम लोग पहले शुरुआत करते हैं कि आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई? मैंने फतुआ में एक गांव है सोती चक परसा, मैं 5th क्लास तक वहाँ पढ़ा। फिर उसके बाद मेरा पटना में घर था डाकमला रोड में, तो मैं देवी दयाल विश्वविद्यालय में मेरे नामांकन हुआ। इसके बाद वहाँ से 10th किया। वहाँ राम बच्चन शर्मा हमारे प्रिंसिपल होते थे, बड़ा ही कड़े थे, हम लोग को बहुत ही डिसिप्लिन सिखाए। उसके बाद मैंने फिर +2 करने के बाद फिर तैयारी की मेडिकल की, और मैंने NMCH पटना में MBBS किया। उसके बाद फिर MD के लिए मैंने कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर अंडर मणिपाल यूनिवर्सिटी में फार्माकोलॉजी में MD किया। और फार्माकोलॉजी से आप लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता होगा। फार्माकोलॉजी एक मेडिकल साइंस में एक सब्जेक्ट होती है, इसमें ड्रग के बारे में बताना होता है कि ड्रग को कैसे यूज करना है, कितने डोज में यूज करना है, कितना। ये 2nd ईयर की सब्जेक्ट होती है MBBS कोर्स की। और उसका क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, कैसे काम करते हैं, ये भी बताना होता है। अंदर में बॉडी में जाके वो कैसे काम करते हैं, ये सब डिटेल्स बताना होता है। फार्मेसी इज बिग समथिंग लाइक दैट। जैसे कि फार्मेसी में B फार्म होते हैं, M फार्म होते हैं, तो फार्माकोलॉजी फार्मेसी में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन उनको थोड़ा पेशेंट ओरिएंटेड कम होता है, उनका प्रोडक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा होता है। ड्रग से प्रोडक्शन ओरिएंटेड वो लोग ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग के यहाँ क्या है कि पेशेंट ओरिएंटेड होते हैं। तो फार्मासिस्ट का मेन काम होता है कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, मतलब को बनाना, उसको डिस्पेंस करना, मतलब कि पेशेंट को देना। तो डिस्पेंसिंग का खाली इतना ही रोल नहीं कि आप पेशेंट को ऐसे ही दे दीजिए, आप कितना डोज में दिए हैं उसको डिटेल बताना, कितने टाइम लेना है, ये सब पूरा डिटेल्स में उसको बताना है। तो होता क्या है कि बहुत सारा लोग गलत डोज में लिखा पढ़ा, सही नहीं देखा। तो फार्मेसिस्ट का पूरा काम होता नॉट ओनली दैट, दे हैव टू काउंसिल द ड्रग। जैसे आज मैंने आपके लिए एक मीटर डोज इनहेलर लेकर आया हूँ। सो ये देखिए, इस पर क्या होता है कि मैंने एक बार एक को मेडिसिन लिखा, वो ड्राइवर था, सो वो इसको लेना इस तरह से, वो इस तरह से ले रहा था, इस तरह से नीचे से प्रेस करता था, तो इफेक्टिव मेडिसिन उसको डिलीवर नहीं हो रहा था। जिसका प्रॉपर है कि इसको आप, ये सब काउंसलिंग का पार्ट फार्मेसी का ही है। इसको आप इसको इसका जैसे कि आपको पूरा माउथ टाइट करके, और जब आप सांस ले रहे हैं उसी समय प्रेस करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि फार्मासिस्ट को बताना है पेशेंट को। ये नहीं कि आप खाली इसको निकाल के दे दिए कि हाँ इतना रुपया का बिल बना दे, दैट इज नॉट ओनली। पूरा काउंसलिंग करना उसका पार्ट है।
जी। तो फार्मासिस्ट का रोल इवन नॉट ओनली गिवन दवा को देना नहीं है, पूरा काउंसलिंग करना पार्ट है। और आजकल इवन फार्मेसी में बहुत सारा पोस्ट ग्रेजुएट के भी कोर्स आ गए हैं, जैसे फार्मेसी प्रैक्टिस। तो फार्मेसी प्रैक्टिस का काम है हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ राउंड लगाना, और उसमें देखते हैं कि कोई दवा में आपस में इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा। तो अगर डॉक्टर 4-5 दवा लिख दिए हैं, उनको दिमाग में आ नहीं रहा है कि हाँ कोई रिएक्शन तो नहीं, वो भी फार्मेसी प्रैक्टिस की काम है कि साथ में जाके देखना। इवन मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी, और अगर कहीं कहीं विदेशों में फार्मेसी प्रैक्टिस वाले भी इसको करते हैं। अच्छा, तो ये फार्माकोलॉजी और फार्मासिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस फार्माकोलॉजी में क्या है कि हम लोग जनरली उसका यूजेज, एडवर्स इफेक्ट, और फार्मेसी में बनाना और उसको डिस्पेंस करना, सेल आउट करना, और सेल आउट करने के समय उसके बारे में उसको पूरा डिटेल बताना कैसे यूज करते हैं। फार्माकोलॉजी में है क्या कि जैसे कि मान लीजिए आप ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस मीन्स ड्रग तो बनाते हैं फार्मेसी वाला, फार्मास्यूटिकल कंपनी के थ्रू, लेकिन पेशेंट पर जैसे यूज करना हो तो उसके लिए हम लोग क्लिनिकल ट्रायल करते हैं कि 100, 200, 300 आदमी पर ट्रायल किए, फिर वो देखता है कि नहीं ये ड्रग उपयोगी है, एडवर्स रिएक्शन कम है, उपयोग ज़्यादा है, फिर लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट पर उसको हम लोग कैसे सीडिस्को होती है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ बॉडी इन इंडिया होती है, उसके थ्रू ये लाइसेंसिंग होती है और फिर मार्केट में ड्रग आती है, तो फिर लार्ज नंबर पर उसको देखना। तो वही फार्मेसी का काम वहाँ से स्टार्ट होता है। जब ड्रग मार्केट में आ गया और प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिख दिया तो फार्मेसी का काम है उसको डिस्पेंसिंग करना। पहले फार्मेसी इवन मेडिकल कॉलेज में भी होती थी और डिस्पेंसिंग फार्मेसी, और लोग ऑइंटमेंट सब बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो इतने कंपनी आ गए कि अब वो बहुत एब्सोल्यूट हो गए। और थोड़ा बहुत अभी भी हम लोग ORS बनवाते हैं मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट में भी। तो अब हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं काउंसलिंग पार्ट, कैसे आप दवा को कितने बार लेना है, आप कैसे लेना। जैसे सपोज डेट आपने जैसे कि लिपिड का दवा लेते हैं तो उसमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप रात में ही लिपिड का दवा लें, जैसे अट्रोवास्टैटिन सब लोग जो भी लेते हैं, क्योंकि वो लिपिड का वो जो सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल का सबसे ज़्यादा रात में होता है। ये पार्ट तो डॉक्टर तो लिख देते हैं, लेकिन हो सकता है उन्होंने ध्यान नहीं रहा या आप दवा लेने के समय आप भूल गए, तो वो फार्मासिस्ट का काम है कि उसको स्ट्रेस देना कि नहीं ये दवा आपने डॉक्टर साहब आपने लिखा है, ये लिपिड का दवा है, इसको रात में ही लेना है। उसी तरह जैसे कि आपने एसिडिटी के दवा लेते हैं, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल जो भी लेते हैं, पेंटोपीप, ये सब जो भी दवा लेते हैं उसको मॉर्निंग में ही लेना है, ताकि मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा इफेक्टिवनेस उसका होता है। तो बहुत सारा दवा टाइम के अनुसार ही लेना होता है, ये नहीं कि आप किसी टाइम में ले लीजिए। और बहुत सारा दवा एक टाइम ही लेना होता है, 2 टाइम, तो वो सब फार्मासिस्ट को बताना है कि दवा आपको कितने टाइम लेना है प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद, और जहाँ ज़रूरत होना है वहाँ काउंसलिंग भी करना है। ये बात तो सही है। और ये जो आपको एक 19 से 25 का जो साप्ताहिक चलता है, तो इसमें किस तरह की जागरूकता है? इसमें जागरूकता है कि आप दवा हमेशा मेडिकल शॉप से लें, और ओवर काउंटर एजेंट, कुछ ही दवा जो ओवर काउंटर एजेंट होता है, जैसे सपोज डेट पैरासीटामोल, वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं, ORS बिना प्रिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, लेकिन जितनी एंटीबायोटिक है वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से कृपया नहीं लें, क्योंकि इसके कारण ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डेवलप होते जा रहे हैं, नए एंटीबायोटिक आ नहीं रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में पेशेंट क्योर में प्रॉब्लम होने लगेगी। फिर जो भी फार्मासिस्ट आपको सुझाव देते हैं उसको पूर्ण रूपेण अमल करें कि वो जितना भी जो भी डोज बोले हैं लेने के लिए उसके अनुसार दवा लें। जी, ये एक लंबा समय आपने इसमें अभी दिया है, तो किन किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है? एक्चुअली हम लोग तो जैसे कि पहले MD फार्माकोलॉजी की, उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंटल इवन एनिमल स्टडीज भी किए, और उसमें हम लोग दवा डेवलपमेंट का प्रोसेस को भी सीखते हैं, जो कि अंडर ग्रेजुएट में मेडिकल स्टूडेंट को उतना नहीं बताया जाता, बहुत ब्रीफ में बताया जाता, लेकिन MD फार्माकोलॉजी करने के समय में एक रिसर्च पार्ट भी होती है और दवा डेवलपमेंट के प्रोसेस को भी सीखना होता है। उसके बाद फिर हम लोग ज्वाइन करते हैं एज ए ट्यूटर, मतलब थोड़ा थोड़ा क्लास लेना, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह कराना। उसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब अब नाउ यू हैव एबल टू टेक क्लास फ्रॉम द लेक्चर ऑल्सो इन लेक्चर हॉल। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर, देन प्रोफेसर, इवन IGMS वन मोर अदर पोस्ट, additional professor, and afterwards you have professor, and if you are senior in department then you will be HOD. ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है आपने एक बदलाव भी देखा होगा, क्योंकि 10 साल आपने इसमें प्रोफेशन में अभी दिया है, तो क्या क्या चीज़ें ऐसी है, क्या क्या टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है जो कि आम जनता तक पहुंचनी चाहिए? जैसे कि पहले लोग ये सपोज दैट ही मैं मीटर डोज इनहेलर लेकर आया हूँ, अभी भी इसको भ्रांति है
कि लोग अभी भी अगर कोई किसी को दम्मा की बीमारी है तो लोग टैबलेट गांव में दे देते हैं, लेकिन टैबलेट क्या होता है कि लेने के बाद पूरा शरीर के ब्लड सर्कुलेशन से मूव करता है, तो इसका जो टैबलेट होता है वो हार्ट पर भी जाके एक्ट करता है। लेकिन अगर इससे आप लेते हैं इनहेलर से तो ये केवल आपका लंग में ही जाके एक्ट करता है। तभी ऐसे दवाएं हैं जो स्पेसिफिक टारगेट जहां पर जरूरत है वहीं एक्ट करेगा, न कि पूरे शरीर में आपका एक्ट नहीं करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल ये हुआ, और उसी तरह बहुत सारा दवा है जो कि स्पेसिफिक एक्शन, जैसे कि आई में जरूरत हो तो आई में ही एक्ट करने का दवा देना है। इस तरह बहुत सारा टारगेट बेस्ड दवा आ गए हैं, एकदम जहाँ टारगेट की है वहीं पर। जैसे कि लाइपोजोमल प्रिपरेशन ऑफ एम्फोटेरेसिन भी आया कालाजार के लिए। पहले वो केवल जहाँ पर कालाजार के पैरासाइट रहते वहीं पर जाके वो एक्ट करता है, उससे कारण एडवर्स इफेक्ट कम होने लगे। तो अब दवा कोशिश करती है, दवा का मेन काम है कि जहाँ पर टारगेट हो वहीं पर एक्ट करे। तो पहले सबसे पहले पॉल इलिक साहब कीमोथेरेपी का इन्वेंट किए थे, उसने ही इस तरह से एक मिथिलीन डाई ब्लू डाई का यूज किया, बैक्टीरिया में देखा कि उसको कलर्ड होकर बैक्टीरिया डेथ कर गया। तो उसने आइडिया दिया मैजिक बुलेट करके इनिशियली, बाद में लोग उसी को खोजना स्टार्ट किया, पेंसिलिन आया, बहुत सारा दवा है जो कि टारगेट पर एक्ट करे। मेन है कि टारगेट पर एक्ट करना, ना कि एडवर्स ड्रग इफेक्ट कम करना है और टारगेट पर एक्ट करना। सर हम लोग बात कर रहे थे दवा की। रोज़मर्रा में अक्सर लोग जो है वो डॉक्टर के पास ना जाके अपने घरों में कुछ मेडिसिन रखते हैं, उसमें खास करके सर दर्द की दवा होती है, या फिर जो कि एक कहते हैं या सर दर्द हो गया, लूज मोशन हो गया, ये सारी चीज़ें रखते हैं। तो वो कितना सही है कितना गलत? देखिए, दवा तो कुछ घर में रखना चाहिए, क्या कि मान लीजिएगा अब रात में आपको हेडेक हो गया, रात में डायरिया हो गया, तो ओआरएस तो एक मेजर इन्वेंशन है खास करके डेवलपिंग कंट्री के लिए। ओवरऑल डिहाइड्रेशन साल्ट जो कि नहीं हो तो नमक और शुगर मिला के ही लेना चाहिए, केवल अकेले शुगर कभी नहीं लेना चाहिए, वो और आपको डायरिया प्रिसिपिटेट करता है। तो दवा तो आपको कुछ घर में रखने चाहिए जो ओवर काउंटर एजेंट कहते हैं, जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के खरीदा जा सकते, जैसे पैरासीटामोल हुआ, ओआरएस हुआ, ये सब तो आपको घर में रखना चाहिए और उसको ज़रूरत पड़ने पर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक एंटीबायोटिक के सवाल हो, वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। ओआरएस इज एनफ, आपको कोई डायरिया और डिसेंट्री पहले ओआरएस ले, उससे अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है तभी दवा की ज़रूरत है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। इतने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, गवर्नमेंट इतने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या जो आपके फैमिली फिजिशियन, उनसे बात करके ही एंटीबायोटिक लेने चाहिए। ये नहीं कि आप अपने से एंटीबायोटिक ले लिए तो उससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, हो सकता है आपको भी उसका कोई एडवर्स इफेक्ट हो। तो ओआरएस लेना डायरिया में बहुत उचित है, हेडेक हो तो पैरासीटामोल लेना बहुत उचित है। लेकिन अभी जैसे डेंगू फैला हुआ है तो आप पैरासीटामोल के साथ आप कोई मिक्स प्रिपरेशन ले लेते हैं, जैसे कॉम्बीफ्लाम है, फ्लैक्सन एमआर है, उसमें जो दूसरे ड्रग होते हैं आइबुप्रोफेन होते हैं, वो प्लेटलेट के घटाते हैं। डायलोना है, वो प्लेटलेट को आपको घटा देंगे, डाइक्लोफेनेक सोडियम उसमें होते हैं। तो अभी जैसे कि डेंगू फैला हुआ है तो आप रिस्ट्रिक्टेड ही मेडिसिन लें, केवल पैरासीटामोल लें, कोई भी हेडेक हो या कुछ हो, दर्द हो, तो आप पता चला कि अभी आपने लिया उसी समय आपको फीवर भी साथ में हो गया हो आजकल में, तो उसका इफेक्ट के कारण थोड़ा प्लेटलेट वगैरह घट सकते हैं। तो उसमें आपको कोशिश करना चाहिए कि पैरासीटामोल के अलावा और कोई दूसरा मेडिसिन नहीं ले। ऐसे भी डेंगू में केवल पैरासीटामोल ही लेना। जी, मतलब अक्सर घरों में देखा गया कि हेडेक है या फिर कुछ ऐसा फेवरिश लग रहा है तो वो खा लेते हैं। अच्छा, ये नए ड्रग्स और जो ये तकनीकी है, इसकी गुणवत्ता को कैसे मेंटेन कर सकते हैं जो फार्मासिस्ट हैं? देखिए, उसमें तो सभी ड्रग का अलग अलग तरीके होते हैं रखने का। जैसे कुछ ड्रग होते हैं जैसे वैक्सीन वगैरह, उसका प्रॉपर टेम्परेचर में रखना है। कुछ ड्रग होते हैं जो कि लाइट एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि हमेशा उसका हाफ लाइफ, उसका जो भी एक्सपायरी डेट भी चेक करना चाहिए उनको। एक्सपायरी दवा में उसका थोड़ा सा ये पोटेंसी घट जाता है, मतलब उतना इफेक्टिवनेस थोड़ा घट जाता है। ये हालांकि एडीआर ऐसा कुछ नहीं होता, एडवांस ड्रग रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन इफेक्टिवनेस घट जाता है। तो आप सही पैसे दे रहे हैं तो ऐसा ड्रग क्यों लेंगे कि जिसका इफेक्टिवनेस घट जाए। तो उनको प्रॉपर जो भी है टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। कुछ दवा फ्रिज में रखना है तो फ्रिज में, जैसे इंसुलिन वो प्रोटीन होता है तो उसको आपको फ्रिज में ही रखना है, फ्रिज के बर्फ वाला पार्ट में नहीं रखना, शेल्फ के पार्ट में रखना है। तो उस तरह से हर एक दवा का कुछ न कुछ रहता है। बाकी वो सिंपल जो रखना है बॉक्स में वो रख सकते हैं, लेकिन जिसको वैक्सीन को प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है,
उसको कोल्ड चेन कहते हैं कि आप एक वैक्सीन को यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं तो भी उसको आप बॉक्स में ले जा रहे हो, उसमें भी बर्फ होनी चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन होनी चाहिए, नहीं तो उसका ये वैक्सीन उतनी इफेक्टिव नहीं होंगे। क्या कि बहुत सारा वैक्सीन लाइव होते हैं, मतलब वायरस ही खुद होते हैं कम रेशियो में, तो उसमें वो फिर वो डेथ हो जाएगा तो इफेक्टिव नहीं होगा। जैसे ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, तो आपको जो भी उसका प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन करना होता है। और अक्सर देखा गया है कि मतलब इसको भ्रांति में भी ले सकते हैं कि अगर गलती से कोई एक्सपायरी टेबलेट खा लेते हैं तो उनको लगता है कि अब तो ख़त्म ही हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो इफेक्टिवनेस घट जाता है एक्सपायरी अच्छा। टेबलेट खाने से, लेकिन अवॉइड करना चाहिए, अननेसेसरली इफेक्टिव नहीं है तो क्यों खाना। एग्जैक्टली कभी कभी ऐसा होता है कि लोग गलती से खा लिए तो उसके बाद वो सोच के फिर दूसरी बीमारी कर लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो इसकी अभी जो हम जैसे गांव घर की बात करते हैं तो लोग अक्सर एक शॉप खोल लिए या फिर वो अपने मन से दवा दे दिए, तो इस ऐसे लोगों को क्या कहना नहीं, चाहिए? ऐसा तो ये तो लोग गांव देहात में झोला छाप डॉक्टर का काम करते हैं तो पूरा ही गलत है। जी। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसी तरह से जो फार्मासिस्ट में डिग्री लिए है वही केवल दवा का दुकान खोल सकता है। अभी तो गवर्नमेंट केवल एक फार्मासिस्ट को एक ही दवा की दुकान खोलने का अलाउ किया है। सो एक तरह से अच्छे भी हैं, वो अपना उस प्रॉपर दुकान को देख सकते हैं, प्रॉपर शॉप को देख सकते हैं, तो उस तरह से खोलना तो उचित नहीं है। ओवर काउंटर एजेंट्स हैं लाइक पैरासीटामोल, ये सब ORS वगैरह कोई रख लिया हो तो ठीक है, लेकिन दवा दुकान तो गांव में लोग ऐसे ही खोल लेते हैं, शहर से लाके बेचते रहते हैं, वो गलत है। जी, तो अभी तक में जो आपने इतना काम किया तो आपका अनुभव कैसा रहा इस फील्ड में? हमें तो बहुत इंजॉयबल लगा, और हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स को, और उनको पूरा दवा के बारे में पढ़ाते हैं, और वो जाके अच्छे फिजिशियन बाद में बनते हैं। सो जब भी मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सारे बच्चे बहुत ऊपर जाते हैं, MD DM MCH तक करते रहते हैं। सो हमेशा मिलते ही रहते हैं कहीं ना कहीं। एक संजोग है कि एक बार मैं दिल्ली में घूम रहा था, गाजियाबाद के एक मॉल में, तो एक मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा मिला मणिपाल का, पैर छू के प्रणाम किया, बड़ा अच्छा लगा उस मोमेंट में। तो कहीं ना कहीं लोग मिलते ही रहते हैं और अच्छा लगता है, टीचर का काम ही मार्गदर्शन करना। तो हम लोग वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में तो इवन लोग मरीज को देखते हैं, और हमारा विभाग भी ADR रिपोर्टिंग सेंटर होता है। जैसे एडवर्स ड्रग कोई रिएक्शन हुआ तो फार्माकोलॉजी विभाग में रिपोर्ट करना होता है, उसको हम लोग इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद को भेजते हैं। बाद में उसमें देखा जाता है कि एक ड्रग से कितना रिएक्शन आ रहा है, बार बार अगर रिपीट हो रहा है तो फिर उस सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस पर सुझाव देते हैं कि इसको ब्लैक बॉक्स वार्निंग, या कभी कभी दवा बंद भी कर दी जाती है। अच्छा, तो ये कैसे पता चलता है कि कैसे रिपोर्ट करना होता है? जैसे कि आप कोई भी आदमी रिपोर्ट कर सकता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो हेल्पलाइन नंबर है। अच्छा। या IGMS का प्रिस्क्रिप्शन पर भी नंबर लिखा हुआ है, या आप IGMS के जो नंबर है, कॉल सेंटर का जो नंबर, उस पर भी जाके आप बता सकते हैं वहाँ से लोग, या इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद का भी नंबर, उससे भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, कि अगर कोई भी या तो वो दवाई लेते हैं या खाते हैं तो उन पे अगर असर ना हुआ तो फिर वो कंप्लेन कर सकते हैं? वो भी कंप्लेन कर सकते हैं, असर नहीं हुआ हाँ कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो किस तरीके के लोग हैं वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं? मान लीजिए अगर दवा से रिलेटेड ना हो तो? दवा से जैसे मान लीजिए वहाँ पे किसी को कंप्लेन करना है, अगर टेलीफोनिक कंप्लेन करना है, तो अगर वो कहीं दवा खाते हैं और उस पर अगर उनका रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं हुआ या फिर एक्शन कुछ ऐसा नहीं हुआ तो ही वो कंप्लेन कर सकते हैं? कर सकते हैं, उसके लिए हो सकता है दवा नकली हो तो बता सकते हैं कि ये दवा मेरा खाया कुछ काम नहीं किया, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इंडिविजुअल वेरिएशन बहुत है। कभी जैसे कि आप सपोज सेट्रीजिन खाते हैं तो दवा का जो है ना इतना आसान नहीं है। जैसे आप सेट्रीजिन खाते हैं, किसी को नींद आता है, जबकि सेट्रीजिन कहता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर हो तो वो सर में नहीं जाती है उतना, तो उससे नींद नहीं आनी चाहिए। लेकिन कुछ इंडिविजुअल को वेरिएशन होता है, वहाँ पर देखिए किसी को सेट्रीजिन सिंपल ये सर्दी खांसी में लोग खाते हैं और उससे उनको नींद आ जाती है। तो ऐसा नहीं, इंडिविजुअल वेरिएशन भी है दवा का एक्शन का। तो अगर आप फाइंड आउट करें कि नहीं ये दवा कहीं गलत है तो ठीक है, वो काउंटरफिट ड्रग हो सकते हैं, नकली दवा भी हो सकते हैं, तो फिर एक लीगल इशूज है।
अच्छा, ये मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसको बहुत माइन्यूटली देखना पड़ता होगा, तो इसमें अपने लिए वक्त कैसे निकालते हैं? मतलब आपके भी शौक होंगे जिसके लिए आपको अपना वक्त निकालना पड़ता होगा। नहीं वो ठीक है, हम लोग तो एक तो कॉलेज में भी बहुत सारा फंक्शन होता रहता है, उसको भी इंजॉय करते हैं। बाकी ऑफिस आवर के बाद अपना जो घर में होते हैं, जो एज यूजुअल लोग सब करते हैं, हम लोग भी करते हैं। जी, अक्सर लोगों में देखा गया है कि और दूसरा हम लोग के साथ एक फ़ायदा बहुत बढ़िया है कि इतने कॉन्फ्रेंसेज वगैरह होते हैं, उसमें भी हम लोग जाते हैं, तो उसमें हम लोग का इंटरटेनिंग हो ही जाता है लगभग उसमें। हाँ, कि मतलब जाके खुद में हाँ। तो ऐसा कुछ अपना पर्सनल नहीं है कि आप उसके लिए अलग से वक्त निकालें, चाहे लिखने के लिए हो, चाहे वो गाने के लिए हो, चाहे वो कुछ ऐसा हो? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं। अच्छा, तो अभी हम लोग बात अगर करें कि जब मॉडर्न दुनिया में हम जी रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं हम एक वैद की चीज़ों को भी हम लोग देखते हैं, तो ये आप कहाँ तक मानते हैं कि जो वैदिक उपचार ठीक है? ये आयुर्वेदिक दवा एक ट्रेडिशनल दवा है और उसको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा दवा जैसे कि प्लांट सोर्स से ही आया है, जैसे कि आपको मॉर्फिन है, वो सब प्लांट सोर्स से ही आया। बहुत सारा दवा मैक्सिमम बहुत सारा शुरू में, जैसे कि आपको क्यूनिन, वो भी प्लांट सोर्स से आया है। एट्रोपिन, वो भी धतुरा से आया है। तो बहुत सारा दवा प्लांट सोर्स से आया है। इसको ये लोग क्या करते हैं कि मतलब कि बहुत माइन्यूट लेवल में उसको निकालते हैं, उसको प्लांट एक्सट्रैक्ट करते हैं। आयुर्वेदिक में क्या है कि उसके पर स्टडी थोड़ा कम हुआ है, तो उसमें क्लिनिकल ट्रायल, जो मैंने पहले भी बताया कि एक क्लिनिकल ट्रायल करना चाहिए आयुर्वेदिक दवा का, और उसके क्लिनिकल ट्रायल में प्रूफ करना चाहिए। एक सेंटर पर नहीं होना चाहिए, मल्टी सेंट्रिक होना चाहिए। एक सेंटर वाले करने से नहीं हम कर सकते, मल्टी सेंट्रिक कम से कम 5-10 सेंटर पर उसको करना चाहिए। तो उससे हमको पता चला कि नहीं नहीं आयुर्वेदिक दवा अच्छा है, और आयुर्वेदिक दवा लोग यूज़ करते हैं, करना चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल तो इंटीग्रेटेड अप्रोच भी की बात हो रही है आयुर्वेदिक के साथ एलोपैथिक मेडिसिन की। एलोपैथिक मेडिसिन में एविडेंस जनरेट किया गया, उसको देखा गया पेशेंट पर यूज करके, फिर उसका स्टडी करके, उसको जो मैंने पहले भी बताया क्लिनिकल ट्रायल, उसके बाद फिर मार्केट में देखते हैं, कंपनी भी देखती है और डॉक्टर खुद भी देखते हैं, जिसको क्लिनिकल रिसर्च कहते हैं। इससे एविडेंस इसमें ज़्यादा देखा गया। आयुर्वेदिक कभी में एविडेंस उतना नहीं देखे गए हैं, लेकिन बहुत सारा ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक दवा है, यूज करने में कोई हर्ज नहीं है। जी, जब आप अपने कामों में रहते हैं, आपने क्या क्या बदलाव देखे इन 10 सालों में मेडिकल लाइन में? पहले तो रोज नए नए बीमारियां आ रहे हैं, उससे लोग को चिकित्सा जगत को लोग को फाइट करना पड़ा। जो रिसेंटली आपने देखा ही कोविड आया, उसके बाद बहुत सारा नए नए ड्रग्स भी आए, HIV के ड्रग्स आए, ट्यूबरकुलोसिस के ड्रग्स आए, और ट्यूबरकुलोसिस में आजकल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस हो गए हैं, उसके ड्रग्स आए। तो सब आपको हमेशा इसमें फार्माकोलॉजी विभाग में हमेशा आपको अपडेट होना है कि आप जो नए ड्रग्स आ रहे हैं वो हमेशा आपको स्टूडेंट को बताना है कि ये जो नए ड्रग्स आ रहे हैं कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ पर यूज़ करोगे, क्या एडवर्स इफेक्ट हो गए, क्या इफेक्टिवनेस है। तो बहुत सारा है। पहले तो ब्लड प्रेशर की ही बहुत सारा दवा है। पहले बहुत एक आप जैसे आयुर्वेदिक की बात किया, रावोफिलिया सर्पेंटाइन है, जिसको सर्पगंधा कहते हैं, उससे एक रिसर्पिन दवा निकाली गई थी। पहले वही ब्लड प्रेशर में यूज होते थे, अब तो बहुत सारा ड्रग्स आ गए ब्लड प्रेशर के। अच्छा सर, अभी हम लोगों ने बहुत सारी बातें की जो कि आम जनताओं के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे और हम अगर आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि ये एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन, इसके बारे में अगर आप दर्शकों को कुछ बताना चाहें तो। देखिए, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एक साइड इफेक्ट होते हैं। साइड इफेक्ट क्या है कि दवा में कुछ न कुछ होना ही है। जैसे कि आप दवा खाते हैं, जिस तरह एक्शन होते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, तो नोन होते हैं। अब कुछ होते हैं कि अननोन भी होते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगा कि अननोन टाइप चीज़ हो गया, कोई चमड़ा में कोई रिएक्शन हो गया, ये सब, तो आप नोट करें और बताएं चिकित्सक को। और कभी कभी जैसे सल्फा ड्रग रिएक्शन कहते हैं, जिसको आपने कभी सल्फा ड्रग खाया हो और आपके चकत्ते चकत्ते उभरे हों, तो आप जब डॉक्टर जब भी जाते हैं तो आप मेडिकल हिस्ट्री में बताया करके हाँ हमको इस दवा से रिएक्शन हुआ था। किसी किसी को पेंसिलिन ग्रुप से रिएक्शन होता है, तो बहुत ही सीवियर रिएक्शन होता है, उसमें एनाफिलैक्टिक शॉक हो जाते हैं, मतलब उसका बीपी बहुत सडन फॉल कर जाता है। तो पेंसिलिन ग्रुप की दवा तो लेने, खास करके पुराने पेंसिलिन जो होते हैं, जो कॉमनली ब्रांड पेनिड्योर करके आते हैं, वो तो बिना एड्रेनालिन मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवा होती है, उसको बिना सिस्टर का
लेना ही नहीं चाहिए। किसी भी गांव देहात में इधर उधर नहीं लेना चाहिए। जहाँ ऑथेंटिक सेंटर हो वहीं लेना चाहिए, जहाँ पर उसका इमरजेंसी मेडिसिन अवेलेबल हो। तो अब हालांकि पेनिसिलिन की यूजेज कम हो गया, इसीलिए थोड़ा सा आसान हो गया, लेकिन फिर भी कोई भी आपको ज़िंदगी में कोई दवा ली हो, एडवर्स रिएक्शन हुआ, तो उसको नोट करें कि किस दवा से आपको क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ। और जब भी आप दोबारा जाते हैं दिखलाने, तो आप उसको बता दें फिजिशियन को कि हमको इस दवा से एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ है। और उस एडवर्स ड्रग रिएक्शन को एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर होता है जो कि पटना में IGMS में है और एम्स पटना में है। उसका वेबसाइट में जाएंगे तो नंबर मिल जाएंगे, और उस नंबर से आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या है कि अगर एक तरह का बहुत सारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन एक दवा से आ रहा है, तो गवर्नमेंट उस पर फिर कोई गाइडलाइन इशू करती है। जैसे गेटिफ्लॉक्सासिन करके ड्रग आया था, वो पहले तो आई के यूज के लिए आया, फिर बाद में लोग ओरली यूज करने लगे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, सांस के इन्फेक्शन के लिए। तो देखा कि ब्लड ग्लूकोज जब नॉर्मलिटी कराती है, तो फिर ओरल यूज उसका बंद कर दिया गया, वो फिर केवल अब आई के यूज में ही आ रहा है, लोकल यूज के लिए। तो उस तरह से जब बहुत सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन आप रिपोर्ट करेंगे, तो गवर्नमेंट उस पर सोचेगी। और ऐसे तो गवर्नमेंट खुद भी सेंटर खोल के देखती है, लेकिन इसमें अभी आम आदमी को भी रिपोर्टिंग करने का अलाउ कर दिया गया। पहले केवल फार्मासिस्ट, डॉक्टर ही रिपोर्ट करते थे, नर्स ही रिपोर्ट करते थे, लेकिन आज के डेट में कोई भी आम आदमी वो कॉल सेंटर पर जाके या वेबसाइट में नंबर देख के, IGMS के वेबसाइट में नंबर देख के, IAMS के पटना के वेबसाइट में, या इसका इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद है, उसके वेबसाइट में नंबर देख के आप कॉल सेंटर से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट करना आपके लिए तो ठीक ही है, और सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। कारण कि आप जब बहुत सारे उस तरह के एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट होंगे, तो गवर्नमेंट उस पर या तो ब्लैक बॉक्स मारने के नहीं ये रिस्ट्रिक्टेड यूज होना चाहिए, या तो कभी कभी गवर्नमेंट उसको बैन कर देती है उस मेडिसिन को। ये इसलिए ऐसा होता है कि जब दवा डेवलप होती है तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन में दवा यूज करते हैं, उसको ट्रायल करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, और जब वो मार्केट में आती है तो करोड़ों लोगों में यूज होती है। तो हर एक लोग का जेनेटिक वेरिएशन अलग होता है, तो उसके कारण भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं। तो उसको रिपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है सोसाइटी के लिए, कि आगे उस पर देखा जाए कि नहीं बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा, तो उस पर संज्ञान लेगी गवर्नमेंट। अक्सर देखा गया कि बहुत ऐसे टैबलेट्स खाने के बाद बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगता है, तो क्या वो भी उसी का पार्ट है, वो भी रिएक्शन का ही पार्ट है या फिर नॉर्मल? हो सकता है, अच्छा, हो सकता है किसी भी तरह से आपको अनइजीनेस लग रहा है तो रिएक्शन हो सकता है। अच्छा, लेकिन कभी कभी ऐसे डॉक्टर बोलते भी हैं कि इसको खाइएगा तो थोड़ा सा घबराहट हो सकता है। तो वो तो बता देते हैं, तो ठीक है, उसी को हम बोले ना साइड इफेक्ट करते अच्छा। हैं। वो मतलब कि अगर वो बता दिया गया है डॉक्टर के द्वारा कि ये खाने पर आपको ये हो, तो उसको आप उतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारा दवा देने के बाद डॉक्टर बता देते हैं कि इसको खाइएगा तो हो सकता है आपको, जैसे कि आप मेट्रोनिडाजोल लेते थे अमीबिक डिसेंट्री के लिए, तो उसके आपको 4-5 दिन तक आपका टेस्ट खराब हो जाता है, जिसको मेटालिक टेस्ट कहते हैं। तो बहुत सारा डॉक्टर बता देते हैं कि दवा लीजिएगा तो आपको 4-5 दिन तक टेस्ट खराब हो जाएंगे, तो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नोन है, तो उसको आप रिपोर्ट करें ना करें उतना मायने नहीं रखता। लेकिन कोई अननोन चीज़ हो रहा है आपको जो डॉक्टर नहीं बताए हैं, तो उसको तो रिपोर्ट करना ही चाहिए। जी। और अक्सर ये भी देखा गया है कि खास करके गांव तबके में देखा गया है कि जो डायरेक्ट डॉक्टर के पास ना जाके फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, तो इसमें दोनों की क्या जिम्मेदारियां हैं? फार्मासिस्ट की तो जिम्मेदारियां हैं, एक तो पहले गांव में अभी भी फार्मासिस्ट प्रॉपर दुकान ही नहीं है, नहीं। तो ये तो हम लोग की तरफ से ये इशू है कि फार्मासिस्ट प्रॉपर दुकान होनी चाहिए, जिसके पास फार्मासिस्ट डिग्री होल्डर हो, उनका लाइसेंस हो, और दुकान होनी चाहिए। और लोग रखते हैं, ठीक है, हम डेवलपिंग कंट्री है तो ORS तो रखना ही चाहिए, पैरासीटामोल तो रखना ही चाहिए, इस तरह का दवा रखने चाहिए। अब तो लेकिन इतने PSC एडिशनल PSC हो गए हैं कि पास में हो गए, वहाँ जाके डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके लेना। और तो अब हम बहुत दवा PSC में उपलब्ध भी हैं, तो वहाँ से डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके लेना ज़्यादा उचित है। जी, लेकिन अक्सर लोग नहीं जा पाते हैं, तो वैसे में वो किस चीज़ का ख्याल रखें, या फिर फार्मासिस्ट किस चीज़ का ख्याल, क्या उनको बताना चाहिए, या फिर उनको बताना चाहिए कि आप जो दवा प्रिस्क्रिप्शन पर ही लें, डॉक्टर से दिखा के लें। हाँ, कुछ दवा जो बहुत होगा, मैं पहले भी बोला ओवर काउंटर एजेंट होते हैं, लाइक ORS, पैरासीटामोल, तो दे सकते हैं। अच्छा, और खास करके अभी बहुत सारे घरों में ऐसा देखा गया है कि विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट के विटामिन जो लेते हैं, तो वो कितना हानिकारक है और कितना उचित सही है? नहीं है।
जी। हालांकि आज की महिलाएं में विटामिन डी की कमी ही होती है, ताकि हम लोग सन एक्सपोजर नहीं होते हैं। फिर भी वो विटामिन डी आपको ऐसे नहीं लेना चाहिए, उसके प्रॉपर टेस्ट होते हैं, लेकिन लोग लेते हैं। तो उसके अच्छा है कि आप विटामिन डी तो ठीक है बिना सन एक्सपोजर के नहीं होगा, तो आप डॉक्टर अगर आप जाते हैं तो बोलते हैं तो आप विटामिन डी ले सकते हैं। और जहाँ तक अदर विटामिन की बात है, विटामिन सी, वो सब तो आपको सब जितने साइट्रस फ्रूट होते हैं उसमें होते हैं। तो आप जो भी सीजनल फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स खाने सब तरह से आपको लाभदायक है। नॉट ओनली दे कैन आपको कंस्टिपेशन भी ठीक करता है फ्रूट्स, और उससे सभी तरह के आपके विटामिन मिलते हैं। फ्रूट्स हुआ, सब्जी हुए हैं, तो जो ये आपको विटामिन मिल जाएंगे। गाजर में जैसे विटामिन ए होता है, पालक में होते हैं विटामिन, जी। ये सब आपको फायदेमंद होते हैं। तो अननेसेसरली विटामिन लेने की बहुत ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको डॉक्टर आपके हीमोग्लोबिन कराए हैं, खास करके जो माताएं और बहनें प्रेग्नेंट हैं, चाहे जिनका मेंस्ट्रुएशन बहुत ज़्यादा होता है, जिनका मेंस्ट्रुएशन में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, अगर उनका हीमोग्लोबिन कम है तो उनको आयरन की गोली तो लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी में तो ऐसे भी आयरन की गोली प्रिस्क्राइब होती है, आयरन और फोलिक एसिड की गोली प्रिस्क्राइब होती हैं। अक्सर मेंस्ट्रुएशन में भी देखा गया है कि लोग दर्द में दवा खा लेते हैं, तो ठीक है, पैरासीटामोल वगैरह चल सकता है, लेकिन होना तो चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन से ही खाना चाहिए। जी। तो अभी इतने दिन के दरमियान में आपको कोई ऐसा वाक्य आपके साथ जो आपको याद हो कि ये बहुत ही अजीब सा हुआ हो, कोई ऐसे दर्शकों के साथ? जब मैंने एक मेरे लाइफ का बड़ा ही इवेंट है, और उसको कह सकते हैं बड़ा, मतलब कि जैसे मैं जब मेडिकल का एग्ज़ाम लिखता था तो उसमें पीएमसीएच में, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में वो रिजल्ट निकालते थे, और उस समय टाइप करके रिजल्ट निकालते थे। बड़ा मेमोरेबल इवेंट है। तो टाइप करके रिजल्ट निकालते थे, तो मेरा रोल नंबर, मेरा सेंटर जमशेदपुर में था, और जैम 1704। तो जैम 1704 4 ऐसा टाइप किया हो तो लगता था कि 1 है या 4 है। तो मैं करीब 6:30-7 बजे पीएमसीएच गया था 1991 में। 19 सितंबर 1991 को मेरा रिजल्ट आया था, तो अभी भी हमको याद है। तो मैं लगता है 19 सितंबर को तो मॉर्निंग में पेपर में आया हुआ, तो 18 सितंबर को मैं पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में गया, उसको चिपकाया हुआ रहता था बोर्ड पर, और वो 4 न 1 लगे न 4 लगे। एक लड़का कोई आया होगा, वो मॉर्निंग में आया, क्या किया पूछा कि अपने मन से उसको टिक करके चला गया, वो ओपन ही रहता था साटा हुआ। तो मैं तो सोचा कि इस बार भी मेरा नहीं हुआ कंपटीशन में, सेकंड टाइम मैं दे रहा था, तो बड़ा निराश हुआ। तो मैं पिताजी को बोले कि तुम इतना पढ़ा, इस बार भी लगता है तुम्हारा मेडिकल में नहीं हुआ। तो बड़ा निराश हुआ, रात भर नींद नहीं आई, सोचो क्या कैसे पढ़ूं, क्या करूं। मॉर्निंग में सोचे कि मेरे साथ और एक फ्रेंड था, उसका मैं रोल नंबर मिला रहा था, तो उसका नहीं मिला, मेरा अपना ही रोल नंबर मॉर्निंग में 1704 मिला। तो मैं पेपर लेके पिताजी के पास दौड़ा गया, और बहुत ही खुशी हुई। जी, मतलब और ये फार्मासिस्ट अभी जो वीक चल रहा है, इसी वीक में आपका रिजल्ट भी आ गया, ये तो कोइंसिडेंट ही है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो जो स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहते हैं उन स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी कंपटीशन होती है उसके लिए तो आपको सबसे पहले संयम बरतना होगा। ये आजकल जैसे हमारे समय टीवी बहुत डिस्ट्रैक्ट करता था, आजकल मोबाइल बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। नियमित पढ़ाई करने होंगे। जैसे हमारा फ्रेंड अभी एक यूएसए में इंजीनियर है, हम दोनों मिलके साथ में तैयारी करते, तो बोला कि टीवी कुछ साल देखो ही नहीं। तो मैंने कुछ साल तक देखा ही नहीं, केवल रामायण देखता था। तो डिस्ट्रैक्शन आपको कम करने होंगे, और बाकी तो अभी तो एक बहुत चीप तरीके भी आ गए, आप ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं से आपको डिस्ट्रैक्शन तो कम करना होगा, आपको टाइम ज़्यादा देना होगा, डिस्ट्रैक्शन कम करना होगा, तो निश्चित ही आपको सफलता हाथ मिलेगी। ऐसा नहीं है, लेकिन लोग का है कि डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, और इस तरह से कारण ही लोगों को सफलता हाथ नहीं लगती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन को कम करना होगा। बिल्कुल, कि आजकल डिस्ट्रैक्शन ही इतना आसपास ज़्यादा है कि पहले तो सिर्फ एक टीवी होता था, अब तो बहुत सारी चीज़ें हो गई है। सर, इतनी अच्छी और इतनी बेहतरीन बातें बताने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते अगर आप दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो? हम मेडिकल स्टूडेंट को के लिए तो यही कहेंगे कि आप तन्मयता से पढ़ें, और ये ह्यूमनिटी, डॉक्टर को दूसरे भगवान कहे जाते हैं, तो आप जब भी मानवता को ध्यान रखते हुए थोड़ा कूल होकर बात करें। और जहाँ तक फार्मासिस्ट की बात है, वो जब भी दवा दें तो प्रॉपर तरीके से उसे वो समझा कर दें
कि कितने बार खाने हैं, क्या खाने हैं, किस टाइम खाना है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि कुछ दवा रात में ही खाने होते हैं, कुछ मॉर्निंग में ही खाने होते हैं। ये सब बता के दें, और किसी को भी कभी भी ज़रूरत हो तो हमेशा हम लोग से मिल सकते हैं। IGMS पटना इसके लिए तत्पर है। हम थैंकफुल टू IGMS कि हम उसमें हमें जॉब मिला और आज आपके साथ बैठ के बात करना। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। चलिए, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? हमें आपके ख़त का हमेशा इंतज़ार रहता है। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से नोट कीजिए हमारा पता है निर्देशक DD बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8001। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।